मेरा नाम है सरदार गोबिंद सिंह और उस मालिक ने, उस वाहिगुरु ने, उस अल्लाह ताला ने, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मुझे 18 साल से अपने इस दरबार साहब में खिदमत का मौका दिया हुआ है, अपनी निगी गोद में बैठने का टाइम दिया हुआ है। जिस तरह मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, तो इस तरह मेरी यहाँ पे मजहबी पोस्ट है। मेरा डेजिग्नेशन ग्रंथी है, तो ज्ञानी जी कहा जाता है। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब। हिस्ट्री के मुताबिक 1521 में बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी विलादत 1469 को ननकाना साहब में हुई और 52 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद 1521 में बाबा जी गुरु नानक देव जी महाराज पहली दफ़ा इस मुकाम पे आए। जब बाबा जी यहाँ पे पहुँचे तो उनकी 52 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी थी और उनकी बकाया ज़िंदगी के 18 साल थे। तो यहाँ पे आने के बाद बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के जो लास्ट 18 साल थे यहाँ पे गुजारने का फ़ैसला किया, यहाँ पे रहने का फ़ैसला किया। तो फिर बाबा जी ने इस जगह को पहचान देने के लिए इस जगह को करतारपुर साहब का नाम दे दिया। तो करतार के साथ लफ्ज़ी मैंने करने वाला, जहाँ पे उस अल्लाह ताला के, उस मालिक के बहुत सारे नाम हैं। कोई अपनी अक़ीदत के मुताबिक अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। इसी तरह करतार भी उस वहदुल्लाह शरीक का नाम है। तो उस अल्लाह ताला के नाम की निस्बत के साथ बाबा जी ने यहाँ पे करतारपुर नगर बसा दिया, यहाँ पे शहर बसाया। मेरा नाम डॉक्टर राजवंत सिंह है और मैं वाशिंगटन डीसी शहर से हूँ और मैं वहाँ पे डेंटिस्ट हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था। यहाँ पे मैं चौथी बार पाकिस्तान की इस धरती पे आया हूँ और करतारपुर में भी मेरा चौथा विज़िट है। गुरुद्वारा करतारपुर ये वो जगह है जहाँ पे गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ 18 साल रहे। जब उन्होंने 27 साल की अपनी ट्रैवलिंग के बाद और ट्रैवलिंग में भी उनके साथ भाई मर्दाना जो एक मुस्लिम थे, म्यूज़िशियन थे, और इनका आपस में जो प्यार था वो 37 साल का प्यार। और गुरु नानक भी गाते थे, अपने जो कलाम थे उनको वो गा के लोगों को अपना मैसेज देते थे। गुरु नानक ने एक बड़ी बहुत कमाल की बात की कि उन्होंने जाकर बाबा फरीद जी के दरगाह पे भी गए। वहाँ के उस समय के जो इंचार्ज थे, जो उनके गद्दी नशीन थे, उनसे बाबा फरीद जी का कलाम लिया। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं के कई ऐसी जगहों पे जाके उनका कलाम लेकर एक सब इकट्ठे करके उन्होंने सिखों का जो ये ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हम कहते हैं, उसमें इंक्लूड कर लिया। मतलब कि गुरु नानक अपनी जो कलाम के साथ उन्होंने बाकियों को भी वही स्टेटस दिया। और जब हम उनके पास झुकते हैं गुरु ग्रंथ साहब के सामने, तो हम ना सिर्फ बाबा नानक को नमस्कार कर रहे हैं, हम बाबा फरीद को भी कर रहे हैं और कबीर को भी कर रहे हैं और रविदास को भी कर रहे हैं। ये विजन था गुरु नानक का। इसी ही जगह पे 18 साल पूरे करने के बाद, 70 साल की ज़िंदगी पूरी करने के बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ से रुखसत हुए, दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह ताला के पास चले गए। तो उनके रुखसत होने के टाइम पे इसी ही मुकाम पे मुसलमान भाइयों का और गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि बाबा जी तो हमारे मुसलमान बुजुर्ग थे, हमारे पीर थे, हमारे वली थे, हम इनको अपनी अक़ीदत के मुताबिक इनकी दरगाह बनाएंगे, इनकी मज़ार बनाएंगे, इनकी कब्र बनाएंगे। तो दूसरी तरफ गुरु नानक नाम लेवा जो संगतें थी, जो उनके ज़ायरीन थी, उनका कहना था कि हम बाबा जी की समाधि बनाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन था कि बाबा जी ने तो 70 साल की ज़िंदगी लड़ाई झगड़े ख़त्म करने पे लगाई, प्यार का दर्स दिया, इंसानियत की प्रीच की, वंड छकने का हुक्म दिया। तो ये कैसे हो सकता था कि आखिरी टाइम पे फिर झगड़ा रहने देते, ये झगड़े का फैसला ना करते। तो फिर लड़ने वाले लोगों ने
बाबा जी से फैसला लेने के लिए, फैसले की बख्शिश लेने के लिए, बाबा जी को देखने के लिए जब चादर उठाई तो चादर के नीचे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नहीं थे, फूल पड़े हुए थे। लड़ने वाले लोग हैरान हो गए। तो फिर उस चादर और फूलों को दोबारा हिस्सों में तकसीम किया गया। जो आधी चादर और फूल मुसलमान भाइयों को मिले, उन्होंने अपनी अकीदत के मुताबिक गुरु नानक साहब जी की कब्र बना दी, मज़ार बना दी। और जो गुरु नानक नाम लेवा संगतों को मिले, उन्होंने बाबा जी की समाधि बना दी। और इसी ही जगह पे मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये बाबा जी की समाधि है। ये दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, दिस इज़ दी ओनली प्लेस। करतारपुर में 2 कम्युनिटीज़ के अपने अपने मेमोरियल साथ साइड बाय साइड बने हुए हैं और सिखों का गुरुद्वारा है। तो ये देखिए कि ऐसा मेरे गुरु नानक का मिरेकलस जो विज़न है कि दुनिया में कैसे को एग्जिस्ट किया जा सकता है, उसका जो सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है वो करतारपुर में है और इसकी एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं है। लंगर का सिस्टम गुरु नानक साहब से शुरू हुआ था कि भूखे को लंगर खिलाना है। तो गुरुद्वारे का पहला SOP ये है कि आपका चूल्हा गर्म होना चाहिए। पंजाबी में चूल्हा कहते हैं, जो चूल्हा जलाते हैं, हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कि चूल्हा गर्म होने का मतलब है कि लंगर तैयार होना चाहिए, कि पहले पंगत और फिर संगत। कि पहले आए हुए बंदे को, मेहमान को, पहले कि आप फिजिकली उसको भूख लगी हुई है, उसको प्यास लगी है, आप उसको लंगर खिलाएं। फिजिकली फिट होगा तो फिर उसका ध्यान अल्लाह की तरफ होगा। तो पहले पंगत और फिर संगत। इसलिए जो गुरुद्वारा होता है, हर गुरुद्वारे में जो निशान सब लगा होता है, टावर लगा होता है, उसके लगाने का मकसद ये कि ताकि लोगों को पता चल सके, अगर कोई इबादत की नीयत के लिए आ रहा है तो इबादत कर सके, अगर कोई भूखा है तो लंगर खा सके, किसी के पास शेल्टर नहीं है तो शेल्टर ले सकते। तो इसलिए गुरुद्वारे का पहला SOP ही लंगर होता है। तो लंगर सब के लिए, वहाँ पे कोई तकसीम नहीं है। यहाँ पे आप नमाज भी अदा कर सकते हो, यहाँ पे आप रहाइश भी ले सकते हो। तो लंगर का एक हमारी रीत है, हमारा एक गुरुद्वारे का एक SOP है। तो इसलिए लंगर सब के लिए होता है जी। गुरु नानक यहाँ पर 18 साल रहे एक फार्मर के तौर पे, और जो उनके जो फार्म्स थे यहाँ पे, जो उनके खेत थे, उनको पानी इसी खूह से जाता था और उनका घर का भी पानी इसी खूह से लेते थे। ये कुआं हमारे लिए बहुत पवित्र है क्योंकि गुरु नानक इसको यूज़ करते रहे हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा मेरा नाम है जी, और मैं मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से 2013-2018 में। सियासी तौर पे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये जो करतारपुर साहब का ये जो रास्ता है, जिसको पंजाबी में मलांगा कहते हैं और कॉरिडोर कहते हैं, इसकी डिमांड तो फॉर लास्ट सो मैनी ईयर्स, तकरीबन 25 से 30 साल, इससे भी ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश थी, डिमांड थी, पब्लिक प्रेशर था हमारी सिख कम्युनिटी का, चाहे वो भारत के अंदर थी, चाहे वो सिख डायस्पोरा था, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बसने वाली सिख संगत थी, कि भारत से जो सिख यात्री 4.5 किलोमीटर दूर बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर दूरबीन से करतारपुर साहब के दर्शन करते हैं और उनके मन में एक आस्था होती है और उनके मन का एक विश्वास है कि किसी दिन ये करतारपुर साहब का रास्ता खुलेगा और वो खुद जाके अपनी आंखों से करतारपुर साहब गुरुद्वारे के दर्शन कर सकेंगे। तो ये तो काफ़ी लंबे अरसे से चल रही थी और बहुत सारे सिख संगतों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने इस पर बात भी की और लोग आके अरदासें भी करते रहे बॉर्डर के उस पर कि रास्ता खुल जाए। बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। मैं खुद पिछले दौर में हमने बड़ी इस पर एफर्ट की। मुझसे पहले बीबी बेनज़ीर का दौर था, हमसे पहले नून लीग से, उन्होंने बड़ी एफर्ट की और बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की। इंडिया की तरफ से इंडियन जो पंजाब असम्बली है उसमें 2 दफ़ा करारदाद पेश की गई, बट अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं। अभी बर्फ़ पिघली है और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये यकीन है कि ये सेवा गुरु नानक पातशाह ने जिनसे लेनी होती है वो खुद नुमाइंदों को चुनते हैं। तो इसके लिए गुरु नानक पातशाह ने कमर जावेद बाजवा चुना। मैं कहता हूँ कि हम पंजाबी में कहते हैं बड़े भाग हैं, बड़े नसीब हैं कि उनसे ये सेवा हो रही है। छोटी बात नहीं है।
मेरा नाम है करमजीत सिंह। मैं इंडिया में पीछे लुधियाने के पास जगराऊँ शहर से हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है पाकिस्तान में आने की और बहुत ही अच्छा लगा जब से हम आए हैं। दिल को बहुत सुकून है, बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि जो लोग कोई अफवाह फैलाते थे वो गलत फैलाते थे। हमने जो सुना था उससे बिल्कुल उल्ट है सब कुछ। बहुत ही प्यार मिला इधर आकर कि बहुत सिक्योरफुल किया। ये भी है कि हर जगह पे गुरु घरों के दर्शन करते वक्त लोग बड़े प्यार से मिलते हैं। खुलेआम हर जगह पे दर्शन करने का मौका दिया जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि जो अभी बॉर्डर खुलने लगे हैं उसके ऊपर बात आए कि दोनों मुल्कों को हम एक बहुत ही दिल से बधाई देते हैं। तो हम तो कहते हैं कि जिसको भी दुनिया में सब आएँ पाकिस्तान में, ये महफूज जो फीलिंग हमने ली है ये सब आके इस फीलिंग को फील करें और आके गुरु घरों के दर्शन करें। बॉर्डर पाकिस्तान खोल रहा है, भारत नहीं खोल रहा। हमें थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे होंगे, तो जब भारतीय पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो इस वक्त बॉर्डर से लेके ये जो दरबार साहब का रास्ता ये तकरीबन 4.5 किलोमीटर है। भारत अपनी तरफ पे क्या करता है, उनकी रोड नेटवर्क है या नहीं है वो तो भारत आप जानता है ना। तो भारत ने सिर्फ वहाँ पे एक गेट फिक्स करना है और अपने यात्रियों को पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त देनी है। अब पाकिस्तान अपना दिल कुशादा कर रहा है। पाकिस्तान इसमें तो इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। ये जो 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है इसमें जो अभी इनिशियल डिस्कशन हुई है उसमें भारतीय यात्रियों को 1 दिन का परमिट दिया जाएगा। अब वहाँ पे बसेस में बैठ के हम वहाँ पे एक टर्मिनल बना रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। वहाँ पे उनका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, अगर कोई कस्टम का प्रोसेस है वो करने के बाद बसेस वहाँ पे लगी होंगी और वो बसेस स्पेशल बसेस उन यात्रियों को लेके दरबार करतारपुर साहब आ जाएगी। यहाँ पे उनके लिए पार्किंग का अलहदा से इंतज़ाम किया जा रहा है जहाँ पे बसेस पार्क होके हमारे जो यात्री साहबान हैं दरबार साहब आ जाएंगे। मैं खुद भी उस तरफ में जाकर मैंने वो दूरबीन से करतारपुर का गुरुद्वारा देखा है और एक मन में भावना आती थी कि काश भगवान अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका बनाए कि हम ये बैरियर तोड़ के आगे चले जाएं। लोगों में वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, भावना है कि किस तरह हम उड़ के पहुँच जाएं। अगर कोई ऐसा ही तरीका हो कि ये सब बैरियर ख़त्म हो जाए तो वहाँ तो लोग वहाँ पे दूर दूर से लोग उस स्पॉट पे आते हैं डेरा बाबा नानक में। पत्नी कितनी दुआएं निकलेंगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, कितनी दुआएं निकलेंगी यहाँ के हुक्मरानों के लिए। सिख मज़हब की बुनियाद पाकिस्तान है, हमें ये समझना चाहिए और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सिख मज़हब की बुनियाद जब पाकिस्तान है तो इसका मतलब है सिख का और पाकिस्तान का रिश्ता नाखन और गोश्त का रिश्ता। इस रिश्ते में कोई दरार नहीं डाल सकता। बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो इसमें दरार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सांझ भाई मर्दाना जी की और गुरु नानक देव जी की सांझ है, हज़रत मियाँ मीर साहब की और गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु की सांझ है, पीर बुद्धू शाह की और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सांझ है। तो इसका मतलब है सिख मुस्लिम दोस्ती को आज की नहीं, 550 साल पुरानी दोस्ती है। पाकिस्तान में तो सिखों को कोई मसाइल नहीं है कि पाकिस्तान में सिख जो है आज़ाद है। पाकिस्तान में सिखों की जो वर्शिप प्लेस हैं उनकी लुक आफ्टर की जाती है, उनका ध्यान किया जाता है, ख्याल किया जाता है। पूरी दुनिया का जो सिख है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और ख़ास करके जो सिखों के हीरो बने हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का सिख कौम बहुत मशहूर है, तहे दिल से मशहूर है। उनको सलाम पेश करती है कि बाजवा साहब ने सिखों का जो दरीना डिमांड थी, एक मंग थी 71 साल से लेकर आज तक चलती आ रही थी, वो बाजवा साहब ने पूरी की। तो यहाँ पे तो चप्पे चप्पे ने गुरु नानक के पैरों को चूमा है। ये हमारे लिए बड़ी बहुत पाक धरती है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि अर्थ शेकिंग इवेंट हुआ है। ये जो एक्सेस खोलने का जो फैसला किया है इमरान खान जी ने और जनरल बाजवा जी ने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मैंने इसे ह्यूज जेस्चर
लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे हो जैसे अगर हर मुसलमान को बैरियर लगा दिया जाए, 70 साल से कोई मक्का ना जा सकता हो और सडनली कोई आकर एक दरवाज़ा खोल दे कि आओ, आप आओ मक्का शरीफ में अपने सजदा करने के लिए आइए, तो मुसलमानों में क्या फीलिंग होगी, वही फीलिंग हमारे में है। Hik veri u shik ki hik zik shnasht. Uzish khanam hik ne, zik ne या हिक शनाश्त। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वही ज़बान जो है ना वो नापैद होने वाली है। मैं कह रहा हूँ वही ज़बान नापैद नहीं हो रही है, बल्कि वही खुद नापैद हो रहे हैं। बुलबुलिक म्यूज़िक स्कूल 2016 में कायम किया गया था अपर हुंजा के रीजन में गुलमित गांव में। इस स्कूल के कायम करने का मकसद वही जो ज़बान थी उसको उसकी तरवीज व तरक्की के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए कायम किया गया था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में आबाद जो वही कम्युनिटी है उनकी नुमाइंदगी करता है, बल्कि वही कम्युनिटी जो चाइना और ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पामीर में आबाद हैं उनकी भी नुमाइंदगी करता है। यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान के कोई 18-20 जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में इसका शुमार किया गया, जिसकी वजह से वही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने इसके ऊपर सोचा और फिर 2016 में प्रोजेक्ट डिज़ाइन की गई। इसका मकसद ये था कि जो वही जो फोक सॉन्ग्स हैं जो तकरीबन नापैद हो चुके थे और वो पहले सीना ब सीना चल रहे थे, और जो नई जनरेशन है वो इससे नावाकिफ़ होते जा रहे थे, तो उसकी प्रिजर्वेशन और उसको प्रमोट करने के लिए ये स्कूल कायम है। बुलबुलिक बेसिकली रेफ़र करता है नाइटिंगेल से, जो बुलबुल है, परिंदा है, जो ख़वातीन ख़ास तौर से चरागाहों में और अपने माल मवेशी के साथ जाते थे। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मेलोडीज़ की शक्ल में करते थे। तो वो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको बुलबुलिक कहते हैं। मेरा नाम दीदार अली है, मेरा ताल्लुक़ गुलमित गुजाल से ही है और मैं बुलबुलिक हेरिटेज सेंटर गुलमित का एक फाउंडिंग मेंबर भी हूँ।
जो मकसद था वो ये था कि हमारे जो ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको रिवाइव करना और फिर उनको जो है ना जो नई जनरेशन है उनमें मुंतकिल करना। तो उसके लिए फिर हमने एफ़र्ट्स किए हैं। जो हमारे पुराने टीचर्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प लर्नर्स थे उनको हमने सॉर्ट ऑफ हायर किया एंड देन फिर उनको जो है ना आके स्कूल में उनको नए जनरेशन हैं उनको ट्रेन किया। दूसरा जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जिसमें हमने जो वखी लैंग्वेज के जो फोक सॉन्ग्स थे उनको जो है ना जो लोक मौसीकी है उसको डॉक्यूमेंट कर दिया। और एक फ़र्स्ट टाइम हमने ये कर दिया कि एक छोटा सा बुक जो है ना एक पब्लिश कर दिया। और उसके साथ एफ़र्ट ये भी कर दिया कि कुछ को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की कि जो एक हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मगर ये ओवरवेलमिंग हमारे लिए रहा जो एक्सपीरियंस है कि इसको ना सिर्फ लोकली बट रीजनल और नेशनली जो है ना हमें पज़ीराई मिली। जो सीनियर एज के अलावा जो हम फोकस अभी करना चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल अर्ली एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो है ना ये एक रीडिंग राइटिंग वाला एलिमेंट डाल दें और स्टोरी बेस्ड डाल दें कि मैंने ख़ुद कुछ अपने जो मेरे उस्ताद हैं नज़ीर अहमद बुलबुल साहब उनके साथ हमने मिलके जो अर्ली ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टोरीज़ हमने लिखे हैं जिसको हम अभी प्लान कर रहे हैं कि उनको विजुअलाइज़ कर दें कि इंस्टेड ऑफ हम जो कार्टून नेटवर्क के दूसरे जो है ना कैरेक्टर्स को देखें, व्हाई डोंट वी क्रिएट आवर ओन। मेरा नाम नज़ीर अहमद बुलबुल है और मैं एक टीचर हूँ। उसके साथ साथ फिर हम अपने ज़बान की तरवीज और तरक्की के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, जिसमें एक शायर की हैसियत से भी मैं काम करता हूँ और साथ साथ तो कुछ पेंटिंग से भी शगफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़बान जो है ना इनकी एक डाइवर्सिटी है। वखी ज़बान जो है वो खान से निकला है। कहा जाता है कि ये 4000 साल पहले से बोली जाती थी। ये वखाम में होता था और वहाँ पे वखियों का अपना एक हुकूमत भी हुआ करता था। लेकिन उसके बाद फिर ये लोग क्योंकि हाई पास्चर्स पे रहते थे माउंटेंस पे, तो वहाँ से ये मुख्तलिफ अभी 4 मुल्कों में रह रहे हैं। चाइना के साइड पे भी हैं, ताजिकिस्तान में भी, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के साइड में, बालाई हुंजा में और उस तरफ ग़िज़र में। अब पास्चर्स पे जो हम जाते थे, जो ज़बान बोलते थे, जो बोली बोलते थे, बर्ड बकरियों के भी नाम थे, दूसरी चीज़ें थी, तो हर चीज़ का नाम जो प्रोडक्ट वहाँ से हासिल होता था इनके ज़रिए, उनकी भी नाम हुआ करते थे। तो वो वखी ज़बान के हिस्से थे। अब एक तरफ जो है ना पेस्टोरियल लाइफ जब ख़त्म हो गया तो उसका असर जो है ज़बान पे पड़ गया। अभी ये हुआ है कि हमारे अल्फाज के साथ उर्दू अंग्रेज़ी के अल्फाज कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं और साथ साथ अभी चाइनीज़ के भी अल्फाज आ रहे हैं। तो ये ग़लबे इस तरह से हैं कि वो इस ज़बान को थोड़ा सा जो है वो कमज़ोर कर रहा है। वखी ज़बान लिखा हुआ ज़बान नहीं था और इसलिए जब लिखा ना होने की वजह जो भी औरल चीज़ें थी वो सीना बसीना चली आ रही थी और एक नस्ल से दूसरे नस्ल को मुंतकिल होता था। लेकिन अब वो सिलसिला थोड़ा मखदूम हो गया कि आपकी स्टोरीज़ भी दूसरों के आ गए हैं, पोइम्स भी दूसरों के आ गए हैं, दूसरी चीज़ें भी दूसरों के रेडीमेड मिल रहे हैं, तो अपने उनकी कदर थोड़ी सी कम हो गई। बुज़ुर्ग भी शायद ये समझ रहे थे कि जदीद दुनिया से जो तालीम आ रही शायद यही सब कुछ है
और वो अपनी शनाख्त के हवाले से शायद वो अपने ये समझ रहे थे कि हम पहाड़ों में हैं, हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन उसी एहसास को हमने उजागर करने के लिए पोइट्री का सहारा। मेरा नाम सिद्रा कव्वल है और मैं गुलमित कोजाल से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे बचपन से म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, स्पेशली सिंगिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। हमारे जो लैंग्वेज थे वो इंडेंजर्ड थे, ख़त्म हो रही थी, कोई भी हमारे लैंग्वेज के गाना नहीं गा रहे थे। तो मैंने ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी कल्चर है, उसको आगे लेके जाऊँ। मैं अपने लैंग्वेज को गाने के ज़रिए जो है वो मैं प्रिजर्व और प्रमोट कर सकती हूँ। पहले जो है हमें इतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी, हमें नहीं जानते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे रहने वाले लोग हैं। जब से म्यूज़िक स्कूल ओपन हुई है, हमने यहाँ पे बजाना शुरू किया है, तब से लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि हाँ, ऐसे भी कोई लैंग्वेज है, ऐसे कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है कि हम जो है अपने कल्चर को दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों को दिखाएँ। हम पाकिस्तान में खुशकिस्मत हैं कि यहाँ तो डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी, सिर्फ इनको मिलाकर यकजा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9-10 ज़बानें बोली जाती हैं, तो ये अच्छी बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो है करिकुलम पे काम हो रहा है। जब से ये एहसास हुआ है कि नहीं, हमारी अपनी शनाख्त है, ज़बान है और एक सकाफ़त है, तो अब उसको जो है ना प्रिजर्व करना, क्योंकि ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, ज़बान के अंदर आपकी वैल्यूज़ बड़े काउंट करते हैं। तो उन अक़दार को बचाना है, क्योंकि वो उस ज़बान के अंदर ही, और जब वो दूसरी ज़बान में तब्दील हो जाते तो वो वैल्यूज़ वहाँ पे नहीं रहते। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ज़बान को जो है ना वो सबसे पहले उसको लिखना चाहिए, क्योंकि इस ज़बान के अंदर जो अल्फाज हैं, कोई 14 इस तरह के अल्फाज हैं जो बड़े सख्त साउंड्स रखते हैं, जैसा ख, श, ज, ग, घ, व, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं जो इसमें बोले जाते हैं। तो वो आवाज़ें अभी दूसरे लोग जो इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो इसको नहीं बता सकते हैं। कोशिश ये हो रही है कि हम बुज़ुर्गों के पास जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं, स्टोरीज़ हैं और बहुत सारी इस तरह तारीख़ी बातें हैं जिनको जो है ना वहाँ से लेने की ज़रूरत, क्योंकि बाद में आपने इसको लिखना। और ये एक ऐसा स्कूल है जिसको कम्युनिटी ने बनाया, और ये हमारे लिए एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे हम मुख्तलिफ जो है ना तजर्बात कर सकते हैं कि अपनी वैल्यूज़, अपने तारीख़, अपने हिस्ट्री, शनाख्त, इन सब को हम कैसे प्रिजर्व कर सकें। मेरा नाम अज़रुद्दीन है, मैं गुलमित कोजाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इससे पहले हमें ख़ुद अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में पता नहीं था, जो रुबाब, सितार, जो यूथ है हमारे, तो यूथ ने सारे इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में और आके यहाँ पे कोई रुबाब सीखे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका भी पता चला, और साथ में हम यहाँ पे अपनी ज़ुबान वो भी मतलब अब सीखने लगे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे ये है कि डिफ्रेंशिएट नहीं है,
बिल्कुल क्या कि मतलब ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, यहाँ पे ये नहीं है, सब इक्वल है इस गांव में। तो इसलिए हमारे फिर मतलब उठना बैठना, जहाँ पे हम खाना खाए वहाँ हम इक्वलिटी है। जहाँ पे अब यार आउटडोर में कोई फुटबॉल खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वहाँ भी इक्वलिटी है हमारा। जहाँ जाऊँगा इस टोपी के साथ भी जाऊँगा तो मेरी कल्चर है, मुझे हर कोई मतलब मुझे जान सकता है कि यार कि ये मेरा आइडेंटिटी है, मेरे कल्चर है। इंशाल्लाह जितना भी मेरे से हो सकता है मैं स्ट्रगल करूँगा और आगे इंशाल्लाह इसको प्रमोट करता रहूँगा अपनी ज़बान को। दुनिया में डाइवर्सिटी को रहना चाहिए। कुदरत ने जो गोना गोनी, जो चीज़ें, जो रंग, जो सकाफ़तें, जो आवाज़ें, सब जो है ना इनके अंदर फ़लसफ़े हैं और इनमें से किसी का मिट कर सिर्फ एक चीज़ रखना वो मेरे ख़्याल में दुनिया की खूबसूरती नहीं होगी। यही हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की कि आप अलग हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग होने का ये फ़ायदा ले ले कि आप अपने आप को बिल्कुल ही लाताल्लुक़ नहीं, आपकी खूबसूरती उनकी खूबसूरती मिल के ना एक डाइवर्सिटी हो। और इस दुनिया में जो प्लूरलिज़म है तो वहाँ पे हम जो है ना एक साथ जीने की कोशिश करें। आप तब तक अपनी खूबसूरती आपको नज़र नहीं आती है जब तक आप इसको परफॉर्म करके सामने न लाएं। ज़बान अगर आप बोलते हैं तो तब वो आपकी शनाख्त है। उस ज़बान के अंदर आपके वैल्यूज़ हैं, अक़दार और सब कुछ इसी के अंदर है। आपकी वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ लाइफ है ये। तो जब ये आपके अंदर से निकाल दी जाएगी तो आप दुनिया में अपनी शनाख्त जो है ना कहाँ ढूंढेंगे।